नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर मैं मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों थोड़ा सा विलंब हो गया है 5 मिनट का, तो उसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे। दोस्तों एक चूहे की वजह से जो है आज आप लोगों की क्लास 5 मिनट विलंब हुई है। 9:15 बजे जो है पहले से क्लास शेड्यूल थी, तो आप लोगों को 9:15 बजे तक तो दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे दोस्तों को देख रहा हूँ आप लोग जो है इंतजार करना पड़ा है आप लोगों को, तो चलिए उसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा। दोस्तों एक चूहा है जो दोस्तों वो काफ़ी देर से परेशान कर रहा था, उसको निकालने के चक्कर में जो है वो 5 मिनट का आपका जो क्लास है वो डिले हो गया, तो आप लोग सभी लोग क्षमा करेंगे। चलिए अब हम लोग जो है सेशन से जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों के कमेंट भी मुझे मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं कि क्लास लेट क्यों हो रही है, तो दोस्तों आप लोग नाराज़ ना हुआ करिए। 5-10 मिनट मुझे भी मैं भी इंसान हूँ, कभी जो है वो 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो मैं इसको जो है वो आप लोग हाईलाइट ना करें। चलें, बिल्कुल आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आप लोग सभी लोग एक ही साथ अपना अभिवादन जो है वो ले लीजिए दोस्तों। चलें, तो रात के 9 बजे का सेशन आप सभी को पता है दोस्तों कि आपका पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन होता है। इसमें आपके पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को लेके मैं उपस्थित हो जाता हूँ। आप लोग नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं दोस्तों। और साथ ही जो लोग इस सेशन का मेंबरशिप लेना चाहते हैं उनके लिए 250 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। आप 250 रुपये का पेमेंट करके जो है दोस्तों आप मेंबरशिप ले सकते हैं। 250 रुपये का पेमेंट आपको फोन पे, गूगल पे या भीम के माध्यम से आप 7007701847 जो है आपको ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप जो है दोस्तों 250 रुपये का पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करते टाइम आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, कई सारे लोगों के साथ ये दिक्कत हो गई थी, उसकी वजह से आप लोगों को ऐड करने में काफ़ी जो है वो दिक्कत होती है। तो आप लोग पेमेंट का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दिया करिए। आप लोग जब भी पेमेंट करें उस समय आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जिससे भी आप करें। यदि आप फ़ोन पे से कर रहे हैं, गूगल पे से कर रहे हैं या भीम से कर रहे हैं, तो इन सभी से जो है पेमेंट करने के साथ ही आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और उस स्क्रीनशॉट को भेजें। उसके बाद से आप लोगों को जो है दोस्तों हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर देगी। चलें आगे बढ़ेंगे दोस्तों। राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों के लिए जो आपकी क्लास चल रही है दोस्तों, इसमें यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है जानकारी ले सकते हैं। 7007701847 इस नंबर पे आप जो है संपर्क करके जानकारी ले लीजिए। ज़्यादा विस्तार से बात करना नहीं है, क्योंकि जो है आज आप लोगों का 5 मिनट का सेशन जो है वो लेट हो गया है, तो सीधे हम लोग चलेंगे। इसके अलावा एक और सेशन जो है ज्योग्राफी का आप लोगों को मिलता है, तो ज्योग्राफी के सेशन के लिए सुबह 8:30 बजे आप लोग मंडे से जुड़ेंगे। मंडे से आपको सुबह 8:30 बजे ज्योग्राफी का सेशन मिलेगा। और सीधे आते हैं आज के अपने प्रश्न पे दोस्तों। आज का टॉपिक आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा। हम लोग जो है दोस्तों विभिन्न देशों के संविधान को जो है वह आज कंपेयर करके पढ़ने का प्रयास करेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे तुलनात्मक राजनीति विज्ञान से चलें। उदय जी, क्लास जो है वो हिस्ट्री की क्लास के लिए मैं नियमित रूप से प्रयासरत हूँ। उम्मीद है कि संडे से आप मंडे से आप लोगों की क्लास चलेगी। यदि मंडे से आपकी क्लास चल पाती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद से जो है किसी अन्य व्यवस्था के बारे में सोचा जाएगा। चलिए मंडे तक आप लोग इंतजार करिए। चलें, पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है दोस्तों। प्रश्न को पढ़ के और 30 सेकंड में आप सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। 30 सेकंड का समय आप लोगों को दिया जाता है, 30 सेकंड में आप लोग उत्तर करेंगे। चलिए सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है, आप लोगों को बताना है दोस्तों। आपका समय यहाँ पे शुरू हो गया है, आप लोग अपने समय के अंदर उत्तर। चलिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है। कुछ लोग जो है वो सी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बी विकल्प की भी बात कर रहे हैं। चलें, चलें तो मैक्सिमम लोगों का उत्तर जो है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों का डी विकल्प के लिए मैक्सिमम लोग अपना उत्तर भेज रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है, आपको हित अभिव्यक्तिकरण दिया हुआ है, हित संचयीकरण दिया है, हित वृद्धि दिया है और आपके राजनीतिक संचार दिया हुआ है। इसके लिए आप लोगों को एक चीज जो है दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज यदि आपने इसको पढ़ी है, चलिए संदीप जी, बफरिंग की जो प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को भी बफरिंग मिल रही है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दें। अब तो सही हो गया होगा। शुरू के जो है दोस्तों 1 मिनट जो होता है, 1-1.5 मिनट आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अन्य टाइम जो होगी आपको प्रॉब्लम ये नहीं होगी।
चलें, तो इस प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है। इसके लिए आप लोगों को एक जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा, आपने आलमंड पावेल को पढ़ा होगा। आलमंड पावेल, और आलमंड पावेल महोदय जो है दोस्तों आपके राजनीतिक व्यवस्था के संरचनात्मक कार्यात्मक व्यवस्था की बात करते हैं, और उन्होंने संरचनात्मक कार्यात्मक व्यवस्था में जो है दोस्तों 3 चीजों को शामिल किया था। किस किस चीज को शामिल किया था? आपके हित अभिव्यक्तिकरण को शामिल किया, हित जो है संचयीकरण को शामिल किया, और जो है राजनीतिक संचार की बात की। इन 3 चीजों की बात जो है इन्होंने की थी। हित वृद्धि की बात जो है इन्होंने नहीं की। तो आपके जो है आलमंड पावेल के जो है दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था का जो इनका सिद्धांत है, वहां से आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आलमंड पावेल महोदय जो है वो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में संरचनात्मक कार्यात्मक व्यवस्था की बात करते हैं, और उसके संदर्भ में ये हित अभिव्यक्तिकरण, हित संचयीकरण और राजनीतिक संचार की बात करते हैं। हित वृद्धि की बात नहीं करते हैं। हित वृद्धि के स्थान पर राजनीतिक संचार जो है आपको। चलें, तो आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर जो होगा वो सी विकल्प के लिए सही होगा, क्योंकि इसमें से नहीं पूछा है। आलमंड पावेल को आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे नाम भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न जो आपको दिया हुआ है, प्रश्न को थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, और आप लोगों से एक बार विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें दोस्तों। लाइक और शेयर करने के लिए बार बार आप लोगों से चीज के लिए कहना पड़ता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि बार बार ये। टीजीटी पीजीटी किसी में भी पूछा जा सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि टीजीटी में ही पूछा जाएगा या पीजीटी में ही पूछा जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था आपको टीजीटी में भी पढ़नी है, आपको राजनीतिक व्यवस्था पीजीटी में भी पढ़ना है, तो आपसे कहीं पर भी ये सवाल पूछा जा सकता है। चलें, तो दोस्तों तेजी से आप लोग इस प्रश्न को पढ़ेंगे, उत्तर करेंगे। साथ ही आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी लोग जो है दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें। लाइक और शेयर करने में बिल्कुल आप लोग कंजूसी ना करें दोस्तों। प्रश्न आपको दिया है, सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको सरकार की एकात्मक प्रणाली के संदर्भ में जो है वो सारे कथनों को पढ़ लेना है और उसके बाद अपना उत्तर चुनने का प्रयास करना है। पहला कथन दिया है आपको, यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सर्वाधिक प्रभावी है। दूसरा दिया है, प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों के को प्रायोजित की जाती है। तीसरा दिया है, एकल विधि निर्माण निकाय होता है और स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं। तो तेजी से आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए उत्तर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलें, आपको एकात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था या एकात्मक प्रणाली के आधार पर आप लोग अपना उत्तर चुनने का प्रयास करेंगे। पहला दिया है दोस्तों कि यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में जो है वो सर्वाधिक जो है वो प्रभावी है। बिल्कुल सर्वाधिक प्रभावी है। क्यों प्रभावी है? क्योंकि जो है दोस्तों यहाँ पे विभिन्न स्तर नहीं पाए जाते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था में। जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य स्तर की सरकारें पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपकी एकात्मक व्यवस्था में इस तरीके की कोई चीज नहीं होती है। इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है वो आपकी बनी रहती है। आपके विभिन्न पार्टियों का जो है इसमें गठबंधन नहीं होता है, एक ही पार्टी कार्य करती है। दूसरा दिया है, प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रायोजित की जाती है। जितनी आपके स्थानीय इकाइयों को अर्थात राज्यों को जो है आवश्यक है, मात्र उतनी ही शक्ति उनको दी जाती है एकात्मक व्यवस्था में। बिल्कुल सही है। इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है। जो दोस्तों विधि निर्माण का कार्य जो है वो आपके एकात्मक व्यवस्था में एकल होता है। आपके जब हम संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं तो भारत में जो है विधि निर्माण का कार्य आपकी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन वहाँ पे केंद्रीय मंत्रिपरिषद ही दोस्तों आपके एकात्मक शासन व्यवस्था में विधि निर्माण का कार्य करता है। दूसरा दिया है, स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां संविधान से अपनी प्राप्त नहीं करती हैं। स्थानीय जो प्रशासनिक इकाइयां हैं दोस्तों वो आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपनी शक्ति को प्राप्त करती हैं। तो आपका जो है दोस्तों आपका इसमें जो होगा ये भी विकल्प आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चारों विकल्प आपके बिल्कुल सही हैं। आप लोग इस प्रश्न में चौथे विकल्प के बी विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला दिया है, फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? 6 वर्ष है, 7 वर्ष है, 8 वर्ष है या 5 वर्ष है? तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए उत्तर करें दोस्तों। चलिए, चलें
सभी लोगों से निवेदन है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। चैनल पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। चलें, आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ्रांस के जब राष्ट्रपति की बात की जाती है दोस्तों, तो आपके फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल दो रूपों में आपको दो कार्यकाल आपको देखने पड़ेंगे। एक जो है दोस्तों आपके वर्ष 2000 के पहले का कार्यकाल। यदि प्रश्न में आपसे पूछ दे कि फ्रांस के राष्ट्रपति का जो है वो सन 2000 से पहले का कार्यकाल कितना था, तो आपके सन 2000 से पहले जो है आपका यहाँ पे कार्यकाल 7 वर्ष हुआ करता था। लेकिन सन 2000 के बाद से जो है दोस्तों इसमें संशोधन किया गया और अब वर्तमान में जो है फ्रांस के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। साथ में ही आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, आप लोग तेजी से कमेंट करके बताएंगे। भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति, तुलनात्मक राजनीति कहने का सिर्फ जो है मतलब इतना नहीं है कि आप लोग जो है वो प्रश्न को देख लीजिए और चले चलिए, अब तुलना कर लीजिए राष्ट्रपति के कार्यकाल से ही। भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यकाल को आप लोग तेजी से कमेंट करके बताएंगे। चलें, बिल्कुल, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल आप सभी को पता है 5 वर्ष का होता है और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष होता है। और आपके जो है फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल पहले सन 2000 से पहले 7 वर्ष का हुआ करता था, अब जो है दोस्तों ये 5 वर्ष का होता है सन 2000 के बाद से। जी नहीं, हाँ, यूएसए में या आपके अमेरिका में 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। जो लोग 6 वर्ष लिख रहे हैं वो लोग एक बार अपना करेक्शन करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है आपको बताना है दोस्तों। इसमें ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार बताया जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार, आपको फ्रांस एकात्मक सरकार, कनाडा जो है एकात्मक सरकार। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे कौन सा इसमें जो है वो सुमेलित नहीं है, उसके लिए उत्तर करिएगा। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस प्रश्न में भी आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है दोस्तों। चलें, चलें, तो कनाडा में जो है दोस्तों किस आपको जो है आप सभी लोग कनाडा के लिए उत्तर कर रहे हैं। कनाडा में एकात्मक सरकार ना होकर दोस्तों यहाँ पे संघीय सरकार है। जी बिल्कुल, तो आपका उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और जो भारत में जो आपको संघीय सरकार देखने को मिलती है दोस्तों, वो हम लोगों ने कनाडा से ही जो है उसको अडाप्ट किया था। तो आप लोग भारत के संदर्भ में देख लेंगे, बाकी आपको जो दिया है वो आप लोग सभी लोग देख रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, कौन सा विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जाना जाता है। राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में किसको जाना जाता है, आप सभी लोग उत्तर करेंगे। आम विधि, संवैधानिक विधि, साधारण विधि या लोक विधि। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलें, चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल आप लोग कंजूसी ना किया करें। कौन सा विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जाना जाता है। चलें, तो आप सभी लोग इस प्रश्न में दोस्तों संवैधानिक विधि की बात कर रहे हैं। आपके मौलिक विधि की जब बात की जाएगी तो संवैधानिक विधि को हम लोग जो है देखते हैं राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में संवैधानिक विधि। विधियों का जो है दोस्तों विभाजन कहीं पर भी आम विधि, साधारण विधि या लोक विधि के रूप में नहीं किया गया है। विधियों का विभाजन जो है 2 स्तर पे मात्र आपको देखने को मिलेगा किसी किसी किताब में। आपको एक संवैधानिक विधि देखने को मिलेगी दोस्तों और दूसरा जो है वो आध्यात्मिक विधि देखने को मिलेगी। संवैधानिक विधि का जो स्रोत होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसका स्रोत जो होता है वो आपका संविधान। संवैधानिक विधि में संविधान में जो विधियां दी गई हैं उसकी बात की जाती है और आध्यात्मिक विधि में जो है दोस्तों आपके ईश्वर द्वारा जो है उसको निर्मित बताया जाता है। ईश्वर द्वारा जो कानून, ईश्वर के जो ईश्वरीय कानून जो हैं उनको हम लोग आध्यात्मिक विधि के अंतर्गत रखते हैं। बाकी किसी की बात नहीं की जाती है, तो मौलिक विधि के रूप में जो है वो आपका संविधान हो जाएगा। सर बिल्कुल बी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। आपको दिया है, भारत में संघवाद व्यावहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। आप लोग दोनों को पढ़ लीजिए और अपना उत्तर तेजी से करने का प्रयास करेंगे। जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से आप लोग उत्तर करिए। चलें, जी बिल्कुल,
तेजी से उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए आप लोग, में से कौन सा सही है। भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं है, दूसरा दिया है भारत एक संघीय राज्य नहीं। चलिए, तेजी से संभव हो सके उतनी तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों। चलें, कोई बात नहीं है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप सभी लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न में आ रहा है। कुछ लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों पहला आपको कथन दिया है भारत में जो है वो संघवाद व्यवहारिक नहीं है। क्या जो है वो संघवाद के व्यवहार में जो है वो क्या प्रॉब्लम है। चलिए, पहला स्टेटमेंट जो है दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग भारत का जो व्यवहार है, भारत का जो संघवाद है वो व्यवहारिक नहीं दिखता है, क्योंकि जो है कभी कभी जो है भारतीय संघवाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा अधिक शक्तियां जो है वो आपको केंद्र के पास देखने को मिलती हैं, केंद्र की तरफ जो है झुकी हुई मिलती हैं। व्यवहारिक का मतलब क्या होगा कि सभी शक्तियां जो होंगी समान रूप में यदि बराबर हों, केंद्र और राज्यों के पास समान शक्तियां जब होती हैं दोस्तों, तब उसको हम व्यवहारिक कह सकते हैं। लेकिन समान शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है, सुविधा अनुसार शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो आप लोग रखेंगे, आप पहला विकल्प जो है बिल्कुल सही दिया है। दूसरा दिया है भारत एक जो है संघीय राज्य नहीं है। आपका ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है दोस्तों, आपका अनुच्छेद कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो आपका ए गलत हो जाएगा और मैंने आपको माफ करेंगे, ए सही हो जाएगा। और जब ए सही हो जाएगा और आपका आर जो है ये गलत है, तो आप सी विकल्प का चुनाव करेंगे। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल, इकरारी नागरिकता भी उसका एक कारण है। अफसाना सिद्दीकी जी का उत्तर आया है इकरारी नागरिकता। जी बिल्कुल, संघवाद में जो है वो दोहरी नागरिकता भी होनी चाहिए, लेकिन दोहरी नागरिकता भारत में आपको देखने को नहीं मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का जो संघवाद है वो आपका जो है दोस्तों व्यवहारिक नहीं है। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है सी विकल्प का चुनाव करेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरदायी सरकार के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। बेहद आसान प्रश्न है, कम से कम समय में आप लोग उत्तर कर दीजिए तेजी से दोस्तों। चलिए, आप लोगों को पढ़ने में समस्या ना हो उसके लिए प्रश्न को और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलें, तो आप सभी का उत्तर इसमें संसदीय सरकार के लिए आ रहा है। इस प्रश्न में कुछ है नहीं दोस्तों। संसदीय सरकार को जो है उत्तरदायी जो है वो सरकार कहा जाता है। बाकी कुलीन तंत्र, राजशाही और जो है ये तानाशाही उत्तरदायी सरकार नहीं होती है। संसदीय सरकार जो है दोस्तों उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? जनता के प्रति होता है। चलें, तो आप लोग इस प्रश्न में जो होगा वो बी विकल्प के लिए जाएंगे। उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जनता के प्रति उत्तरदायी होती है सरकार। चलेंगे, आपको दिया है संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। संसदीय सरकार के लिए राज्य का प्रधान कौन होता है? तेजी से उत्तर करिए, 15 सेकंड का समय लीजिए। अनुवांशिक व्यक्ति होता है, निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, मनोनीत व्यक्ति होता है, या संवैधानिक प्रधान होता है? संसदीय सरकार के लिए जितनी तेजी से हो सके आप लोग उत्तर करने का प्रयास करें दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ। चलें, चलें, तो राज्य के प्रधान की बात की जाएगी दोस्तों। तो राज्य का प्रधान जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। संसदीय सरकार में राज्य का प्रधान आपका जो होगा वो आपका राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। और जो है दोस्तों संसदीय सरकार में आप लोग यदि देखेंगे तो ये आपके संवैधानिक प्रमुख के रूप में जाना जाता है। राष्ट्र का प्रथम नागरिक इसको जो है वो कहा जाता है। आपका उत्तर जो होगा वो डी विकल्प के लिए सही होगा। इसका निर्वाचन जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ब्रिटेन में अनुवांशिक तरीके से जो होता है दोस्तों इसका निर्वाचन होता है, और आपके अमेरिका में जो होता है ये आपके निर्वाचित होता है। तो आपके संसदीय सरकार की यदि हम लोग बात करेंगे तो संसदीय सरकार में सबसे जो प्रमुख है दोस्तों वो ये चीज है, ये आपके संवैधानिक रूप से जो है संवैधानिक प्रमुख कहलाता है या संवैधानिक प्रधान कहलाता है। नाम मात्र की स्थिति जो होती है इसमें निहित होती है।
जी, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपको संसदीय सरकार में कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है वो निर्वाचित ही हो, मनोनीत भी हो सकता है। आपके ब्रिटेन में जो राज्य का प्रमुख है वो आपका अनुवांशिक रूप से राजा ही होता है, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है कि संघात्मक सरकार के सफल संगठन हेतु आवश्यक शर्तें क्या हैं। संघात्मक सरकार के सफल संगठन के लिए आप लोगों को आवश्यक शर्त बताना है। भौगोलिक समीपता होनी चाहिए, आपको सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता होनी चाहिए, केंद्र राज्य संबंध होना चाहिए, या उपरोक्त सभी होना चाहिए। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। जितनी तेजी से आप लोग उत्तर कर देंगे उतनी तेजी से आगे बढ़ जाएंगे हम। चलिए, संघात्मक सरकार के सफल संगठन हेतु आवश्यक सरकार आवश्यक जो है वो शर्त है। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उन सभी से निवेदन है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों। लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। वीडियो पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नियमित रूप से 7 दिन आपको जो है वो प्रैक्टिस सेशन हमारे चैनल पे मिलेगा और स्तरीय प्रश्नों को मैं आप लोगों के बीच में लेके उपस्थित। चलिए, तो इस प्रश्न में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों ने सभी लोगों ने आंख बंद कर ली है। आंख बंद करके बिना सोचे समझे आप लोग उत्तर कर रहे हैं। आप लोग हमको बता दीजिए कि संघात्मक सरकार में भौगोलिक समीपता का क्या मतलब है। यदि कुछ मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लोग बता दीजिए। चलिए, डी आंसर आपका गलत है। मैं कह रहा हूं आपका डी आंसर गलत है। बिना सोचे समझे आप लोग प्रश्न को पढ़ लिया करिए। मैं पर्याप्त समय देता हूं आप लोगों को, 30 सेकंड का समय देता हूं। उसके बाद से आप लोग अपना उत्तर किया करिए सोच समझ के। चलिए, तो दोस्तों केंद्र और राज्य में जो है वो समन्वय की आवश्यकता होती है। सबसे आवश्यक शर्त जो है वो केंद्र राज्य के बीच जो है वो समन्वय की आवश्यकता होती है आपके संघात्मक सरकार में। आप लोग सी विकल्प का चुनाव करेंगे। यदि भौगोलिक समीपता की बात होती आपके संघात्मक सरकार के लिए, भौगोलिक समीपता एक अनिवार्य शर्त होता, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है वो भारत के अंग नहीं होते, क्योंकि भौगोलिक रूप से जो है वो समीप नहीं है, भौगोलिक रूप से जो है वो दूर है। सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता की बात जो है वो नहीं की जाती है कहीं भी। आप किसी भी संघात्मक सरकार के लक्षण के रूप में यदि आप हमको बता दें जहां जो है सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं की समानता की बात की जा रही हो, सिर्फ जो है वो आपकी राजनीतिक संस्था जो है वो जो संस्थाएं हैं उनकी शक्तियों में जो है वो समानता लाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये भी वास्तविक रूप से संभव नहीं है। आप लोग ध्यान रखेंगे, सिर्फ एक विकल्प जो आपका जो दिया है वो सी विकल्प आपका सही दिया है। संघात्मक सरकार में जो है केंद्र राज्य में जो है वो समन्वय पाया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको भारत ही देखने को मिलेगा। आप लोग बिल्कुल इसमें कंफ्यूज ना हो और आइंदे से आप लोग सोच समझ के थोड़ा सा उत्तर किया करें। मैं यदि आप लोगों को बोल रहा हूं दोस्तों, तो अब आप परीक्षा के एकदम नजदीक हैं, आपकी 2 महीने बाद परीक्षा है, और यदि इस तरीके का उतावलापन आपके अंदर रहेगा, आप लोग बिना सोचे समझे आपको उपयुक्त सभी विकल्प दिख गया और आप जो है लगा देंगे, तो परीक्षा में आपके लिए दोस्तों एक एक प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उन लोगों से कभी मिल लीजिए जो किसी परीक्षा में 1 नंबर से बाहर हुए हैं। जो लोग 1 नंबर से बाहर हुए होंगे उनको इसका दर्द पता होगा कि थोड़ा सा उतावलापन जो है वो क्या आप लोगों के लिए दोस्तों समस्या कर सकता है। चलेंगे, चलिए, आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा शासन का प्रकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है। विश्व राज्य के मॉडल के लिए आप लोग उत्तर करेंगे तेजी से। अध्यक्षीय सरकार, संघात्मक सरकार, संसदीय सरकार और एकात्मक सरकार। तेजी से उत्तर करें। चलिए, अब इस प्रश्न में बी और सी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है, सभी लोग उत्तर करेंगे। चलिए, कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों का उत्तर जो है वो सी विकल्प के लिए आ रहा है। चलें, तो आप सभी लोग इसमें जो है वो संघात्मक सरकार की बात करेंगे। आपको जो है विश्व राज्य की बात की जा रही है, अर्थात पूरे विश्व को जो है दोस्तों यदि एक राज्य मान लिया जाए, पूरे विश्व को यदि एक राज्य मान लिया जाए, एक व्यक्ति जो होगा दोस्तों, संघात्मक सरकार में क्या होता है, सरकार जो है इसमें 2 स्तर की सरकार होती है, आपके केंद्र और जो है दूसरी आपकी सरकार होती है राज्य के स्तर पे। तो सभी देशों को जो है दोस्तों, जब विश्व में जितने देश हैं 195 मान्यता प्राप्त जो देश हैं दोस्तों, इन 195 देशों है वो राज्य मान लिया जाए,
और राज्य के आधार पे जो है राज्य की शक्ति उनको दे दी जाए और एक सरकार जो है वो केंद्र में कार्य करे और सभी जो है इसके अंतर्गत इसके मातहत जो है ये सभी देश जब कार्य करेंगे तब जो है हम लोग संघात्मक सरकार को कह सकते हैं कि ये विश्व राज्य के लिए जो है ये सबसे उपयुक्त है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जो है दोस्तों ये संभव नहीं है, संसदीय में जो है वो ये संभव नहीं है, न ही आपके एकात्मक में है लेकिन संघात्मक में है, क्योंकि यहाँ पे 2 स्तर की सरकार होती है। सभी जो है सभी देशों को, विश्व के जितने देश हैं 195 मान्यता प्राप्त देश, उनको राज्य मान लीजिए और ये जो है सभी लोग मिलके क्या करेंगे, केंद्र में एक सरकार का गठन करेंगे और ये संभव है जो है दोस्तों आपके संघात्मक सरकार में ही ये संभव है। जी मान्यता प्राप्त 195 देश ही है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपको दिया है, आलमंड और बरवा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तेजी से उत्तर करेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों। आलमंड और बरवा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक क्या सम्मिलित? आपको संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति दिया है, संकुचित राजनीतिक संस्कृति, प्रजा प्रभावी राजनीतिक संस्कृति और सहभागी राजनीतिक संस्कृति। तेजी से उत्तर करें इस प्रश्न के लिए दोस्तों। अभी भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और न ही आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं, और इतने सारे लोग जो है दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहते हैं, रोज आप लोग वीडियो को आप लोग देखते हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे, चाहे वो फेसबुक हो गया या आपका ट्विटर हो गया, किसी एक व्यक्ति का भी जो है मैंने शेयर किया हुआ पोस्ट नहीं देखा है कि आपने कभी एक वीडियो भी मेरी शेयर की हो। तो आप लोग ईमानदारी से, मैं आपके साथ ईमानदारी से कार्य करता हूं, लेकिन आप लोग जो है दोस्तों बिल्कुल मेरा सहयोग करने के लिए कभी भी तैयार नहीं रहे हैं इतने दिनों में। आज 197 नंबर की क्लास ले रहा हूँ, 197 या 198 नंबर की आपकी क्लास होगी। 200 क्लास हम लोग जो है आने वाले 2 दिनों में पूरा करेंगे। यदि कोई आपके साथ इतना डेडिकेशन के साथ 200 क्लास जो है आपके साथ जुड़ के कोई कार्य किया हो किसी भी परीक्षा के लिए, तो आप मुझे बता दीजिएगा फ्री ऑफ कास्ट। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों पता नहीं आप लोगों को क्या खुन्नस है हमसे कि आप लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। कभी मैंने नहीं देखा, किसी भी जो है वो प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा। चलिए, तो आप लोग आलमंड बरवा की बात कर रहे हैं, तो आप लोग इसमें जो है कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं दोस्तों। चलिए, तो आप लोग इसमें ध्यान रखना है कि संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति की बात जो है आलमंड बरवा ने नहीं की थी। बाकी आपके संकुचित राजनीतिक संस्कृति, प्रजा प्रभावी राजनीतिक संस्कृति और सहभागी राजनीति संस्कृति, 3 संस्कृतियों की बात की थी। आलमंड बरवा से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आलमंड बरवा ने जो है वो आपके राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण कितने रूपों में किया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 3 रूपों में किया है, संकुचित राजनीतिक संस्कृति, प्रभावी राजनीतिक संस्कृति और सहभागी राजनीतिक संस्कृति। संवैधानिक या जो है संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति की बात इन्होंने नहीं की है और प्रश्न आपसे जो है वो नहीं के लिए पूछा हुआ है। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है दोस्तों जाएंगे अपने ए विकल्प के साथ, और इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों द सिविक्स कल्चर। आलमंड बरवा की पुस्तक का नाम आप लोग नोट कर लेंगे, द सिविक्स कल्चर। सभी लोग नोट कर लेंगे दोस्तों, द सिविक्स कल्चर जो है इनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें इन्होंने जो है दोस्तों आपके राजनीतिक सांस्कृतिक वर्गीकरण की बात की थी 3 तरह के। चलिए, आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, किस तरीके का है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान? अलिखित एवं कठोर है, अलिखित एवं नमनीय है, लिखित एवं कठोर है, लिखित एवं नमनीय है। तेजी से आप लोग अपना उत्तर करने का प्रयास करेंगे। जितने सारे लोग आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं दोस्तों, यदि दोस्तों आप लोग शेयर करते, कभी किसी को, जितने इतने सारे लोगों का नंबर मेरे फोन में सेव है, लेकिन आज तक मैंने किसी एक सिंगल आदमी को इतना भी नहीं देखा कि आप लोग अपने जो है आप लोग किसी वीडियो का एक स्टेटस लगा पाए, किसी एक लिंक को स्टेटस के रूप में शेयर कर पाए। बाकी चीजों को तो आप लोग छोड़ ही दीजिए। चलें, तो इस प्रश्न में आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, सभी लोग सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। लिखित संविधान है, कठोर संविधान है और सबसे छोटा संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान, लिखित संविधान और कठोर संविधान। तो आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए जाइएगा। अगला प्रश्न दिया है, वेस्टमिनिस्टर रूपी संविधान किस देश में माना जाता है? वेस्टमिनिस्टर रूपी संविधान के लिए आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। आपको अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली दिया है। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलें,
चलें सभी लोग उत्तर करें। मैं भी इंसान हूँ दोस्त, और मुझे भी तकलीफ होती है जब मेहनत आप करेंगे, किसी भी कार्य के लिए आप मेहनत करते हैं और जो है उसमें आपको इच्छा अनुरूप आपको सफलता ना मिले, या आपके इच्छा अनुरूप नहीं, मेहनत के अनुसार भी सफलता ना मिले, तो आपको भी तकलीफ होगी। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को आवश्यक रूप से समझ रहे होंगे। चलिए तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। तो आप लोग जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे होंगे ब्रिटेन की, उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक लोकतांत्रिक प्रकार की जो है दोस्तों, ये वेस्टमिनिस्टर रूपी जो संविधान है, ये आपको लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलेगा। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों, वो ब्रिटेन से हुई है, क्योंकि ब्रिटेन में जो है आपका पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर, जिसमें जो है दोस्तों आपके इनके जो है वो इनकी जो सभाएं होती हैं वो एक पैलेस में होती हैं, जिसे पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर कहा जाता है। और वहीं से आपके इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी। सभा स्थल का नाम है वेस्टमिनिस्टर, और इसीलिए इसको वेस्टमिनिस्टर रूपी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है यहीं से जो है आपके इसके संविधान की को जो है वो पढ़ा जाता है। चलें, सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं वॉइस चेक करें। आप लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं मिल रही है, एक बार आप लोग तेजी से कमेंट करके बता दीजिए। यदि आपको आवाज़ ना मिल रही हो, बाकी लोग एक बार कमेंट करके बताएं आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं। चलिए, मेरे हिसाब से जो है आप लोगों को आवाज़ क्लियर मिल रही होगी। चलिए, बिल्कुल आवाज़ आप सभी लोगों को क्लियर मिल रही होगी। कभी कभी जो है आप लोगों के साथ भी समस्या हो सकती है आपके ईयरफोन में, आपके जो है वो उसमें, तो आप लोग उसको चेक कर लिया करें। चले, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका है, आप लोगों को बताना है। आपको भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद, स्विस विधायिका और अमेरिकी कांग्रेस दिया है। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे इसके लिए। चलें चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो इस प्रश्न में आप लोग डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। आपसे जो है दोस्तों की सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका पूछी गई है। तो दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका के रूप में आप लोग जो है ब्रिटिश संसद का चुनाव करेंगे। आप लोग इस ब्रिटिश संसद का चुनाव करेंगे, विकल्प आपका सही होगा। कल ही मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट बताया था दोस्तों, किसका स्टेटमेंट बताया था? आपके डी लोमे का स्टेटमेंट बताया था। क्या कहा था डी लोमे महोदय ने? ब्रिटिश संसद के बारे में डी लोमे ने कहा था दोस्तों, यह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है। चलें, तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो डी लोमे का स्टेटमेंट याद रखिएगा। और क्यों जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका मानी जाती है, इसको भी जो है आप लोग एक चीज को समझ लीजिए। यदि हम ब्रिटेन की बात करते हैं, यदि हम ब्रिटेन की बात करें दोस्तों, आपके ब्रिटेन में जो सबसे जो प्रमुख चीज है वो ये है कि यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। चलेंगे, माफ करेंगे, संसद की सर्वोच्चता, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, संसद की सर्वोच्चता को आपके ब्रिटेन में स्वीकार किया गया है। यदि आप भारत की बात करते हैं, भारत और अमेरिका की यदि बात करते हैं, तो अमेरिका और भारत में जो है दोस्तों आपको संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान आपका सर्वोच्च है। तो संसद की सर्वोच्चता के कारण जो है दोस्तों इनको सबसे शक्तिशाली कहा गया है। डी लोमे महोदय ने कहा था। आप लोग इसमें प्रश्न में जो है वो बी विकल्प के साथ ही जाएगा, ब्रिटिश संसद के साथ। डी लोमे का स्टेटमेंट याद रखिए, कई बार तो पूछा जा चुका है आप लोगों से कि किसने कहा है दोस्तों कि आपके जो है वो ब्रिटिश संसद जो है स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है। तो डी लोमे का स्टेटमेंट है। चलें, इस प्रश्न में आप लोग ध्यान रखेंगे, बी विकल्प के लिए सही हो जाएंगे। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे यदि कभी ये प्रश्न पूछ ले कि जो है वो संसद की सर्वोच्चता किस देश में पाई जाती है, तो संसद की सर्वोच्चता जो है आपके ब्रिटेन में पाई जाती है। और जो है आपसे पूछ ले संविधान की सर्वोच्चता कहाँ पाई जाती है, तो भारत और ब्रिटेन में जो है दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता को जो है वो स्वीकार किया गया है। इस दोनों चीजों में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है? तेजी से करेंगे आप लोग, तेजी से चलिए। जी बिल्कुल,
लोकेंद्र जी होगी, आपकी ज्योग्राफी की भी क्लास होगी। कुमार आकाश जी, अमेरिका में न्यायपालिका की आप बात कर रहे हैं, तो न्यायपालिका जो है वो संविधान की व्याख्या करती है। चलिए मैं अभी उसको क्लियर कर रहा हूँ, पहले आप लोग इसमें जो है इसका उत्तर कर दीजिए, उस हिसाब से भी जो जिस बात की आप बात कर रहे हैं उसको भी क्लियर करता हूँ। चलें पहले आप लोग इस प्रश्न की उत्तर कर लीजिए। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष इसमें से आप लोगों को बताना है दोस्तों कौन सा है। चलें, तो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो है वो समन्वय नहीं होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आपकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। ये आपके जो है दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका में जो है वो समन्वय देखने को मिलता है। भारत जैसे देशों में, अमेरिका में आपको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है, और वहां पे जो है दोस्तों समस्त शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अब फिर से आ जाते हैं अपने जो है वो पुराने पिछले प्रश्न पे, जिसमें आप लोगों ने बात की थी। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यदि हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में जो है वो आपके संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। मैंने आपसे कहा था कि यदि आप इंडिया की बात करते हैं और यदि आप यूएसए की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपके संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। संविधान की जो है दोस्तों सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। ब्रिटेन में जो है दोस्तों आपके यदि संसद की बात करेंगे, संसद को जो है दोस्तों संसद के जो है कार्यों का, यानी ब्रिटेन के संविधान में जो है वो न्यायिक समीक्षा का जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत नहीं देखने को मिलता है। वहीं जब हम यूएसए और ब्रिटेन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत देखने को आपको दोनों जगहों पे मिलेगा। न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू जो है दोस्तों आपके यूएसए से जो है वो निकला था, और हम लोगों ने यहीं से इसको अडॉप्ट किया है। क्योंकि संविधान को जब हम लोग सर्वोच्च मानते हैं दोस्तों, तो जब संविधान को सर्वोच्च मानेंगे तो संविधान की व्याख्या के लिए जो है भारत और अमेरिका में जो सर्वोच्च संस्था है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। तो आपके जो है वो संविधान की व्याख्या करने का जो कार्य है वो किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। तो आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि चलें, आप डायरेक्ट नहीं कह सकते जो है दोस्तों कि वहां पे आपके सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। आपके जो है वहां पे भी, अमेरिका में भी और भारत में भी आपके संविधान को सर्वोच्च माना गया है। सारे कार्य जो होते हैं वो संविधान के अनुसार ही होते हैं, और उसमें जो है संविधान में आपको जुडिशियल रिव्यू का भी जो है ऑप्शन आपको मिलता है। लेकिन जब संसद की जो है सर्वोच्चता को ब्रिटेन में स्वीकार कर लेंगे तो वहाँ जुडिशियल रिव्यू नहीं करा सकते आप। चलिए, आपको दिया है दोस्तों, अमेरिकी संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस एक के माध्यम से की गई थी? आप लोगों को बताना है दोस्तों, अमेरिकी संघ की स्थापना के लिए व्यवस्थापिका, सीनेट के अधिनियम, इनमें से कोई नहीं, और स्वैच्छिक समझौता। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलें, जी लियोस्ट्रास ने कहा था कि अमेरिका को अपने संविधान पर घमंड है तो इंग्लैंड को अपनी संसद पर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है लियोस्ट्रास का। चलिए दोस्तों, तेजी से उत्तर करेंगे। अब इस प्रश्न में आप लोग जो है वो बी विकल्प की बात कर रहे हैं, संविधान जो है अमेरिकी संघ की स्थापना के लिए। चलिए, तो अमेरिकी संघ की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे 1776 में जो है वो आपके अमेरिकी संघ की स्थापना होती है। और किस रूप में होती है? एक स्वैच्छिक समझौते के रूप में होती है। एक समझौते के माध्यम से आपके जो है दोस्तों 13 राज्य जो है एक समझौता करते हैं। 13 राज्य 1776 में एक समझौता करके जो है दोस्तों अमेरिकी संघ का निर्माण करते हैं। सीनेट के किसी भी अधिनियम से कैसे हो जाएगा? जब आपसे संघ की स्थापना की बात की जा रही है तो आपके दोस्तों संघ स्थापित ही नहीं होगा तो जो है सीनेट बनेगी कैसे? कम से कम इतना तो सोच लीजिए कि पहले संघ को स्थापित होना आवश्यक है। यदि संघ नहीं है तो सीनेट कैसी, किसकी सीनेट होगी? तो आपके 1776 में स्वैच्छिक समझौते के माध्यम से 13 राज्यों ने मिलकर जो है वो आपके अमेरिकी जो है वो संघ की स्थापना की थी।
वर्तमान में जो है इसमें 50 राज्य जो है इस संघ में शामिल हैं। और स्वैच्छिक समझौता क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इसमें से कोई भी राज्य जो है जब चाहे तब वो अलग हो सकता है। इस संघ से कोई भी राज्य, अमेरिकी संघ से कोई भी राज्य जब चाहे तब अलग हो सकता है। वहीं हम भारत की यदि बात करेंगे, भारत के अब आप लोग बता दीजिए, भारत की जो है वो भारत के संघीय व्यवस्था की स्थापना किस माध्यम से होती है? तेजी से उत्तर करके बता दीजिए। भारत की संघीय व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? चले, भारत की संघीय व्यवस्था के लिए उत्तर करिए। किसके माध्यम से भारत में जो है वो संघीय व्यवस्था स्थापित हुई थी? चलिए, संविधान सभा के लिए उत्तर आ रहा है आप लोगों का। चलें, बिल्कुल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके जो है अमेरिका की जब बात करेंगे तो ये एक स्वैच्छिक समझौता है, कोई भी कभी भी इससे अलग हो सकता है। भारत की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो आपके संविधान सभा की देन है। अफसाना जी, आपने उत्तर किया था 1935 के लिए, आपका उत्तर जो है गलत नहीं है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत में जो है वो सबसे पहले संघीय व्यवस्था की जो है वो स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो आपके भारत में सबसे पहले संघीय व्यवस्था की स्थापना जो है 1935 के अधिनियम के माध्यम से जो है दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से आपके जो राज्यों में जो है वो द्वैत शासन जो लागू था, राज्यों के द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में जो है दोस्तों आपके द्वैत शासन को लागू कर दिया गया। तो भारत में जो है सबसे पहले संघीय शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी 1935 के अधिनियम में। बाकी जो है आप लोग जा सकते हैं। ठीक, तो आप लोग भारत के लिए जो है संविधान सभा के माध्यम से ही जो है दोस्तों भारत में संघीय व्यवस्था को संविधान सभा ने ही अपनाया था। या आपको यदि विकल्प दे दे दोस्तों, तो माउंट बेटन प्लान को भी आप लोग चुन सकते हैं, क्योंकि माउंट बेटन प्लान में ही जो है ये सुझाव दिया गया था। आपका जो माउंट बेटन का जो प्लान था उसी में जो है आपको सुझाव दिया गया था दोस्तों कि भारत जो है सभी राज्य जो होंगे वो या तो भारत के साथ मिलेंगे या पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, ये स्वतंत्रता दी गई थी। तो आपको माउंट बेटन प्लान, सबसे पहले माउंट बेटन प्लान का चुनाव करना है। यदि माउंट बेटन प्लान आपको न दिया हो तब आप लोग जो है दोस्तों, चलें, तब आप लोग जो है दोस्तों संविधान सभा का चुनाव करेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंपेयर करके आप लोग पढ़ा करिए। चलें, अगले प्रश्न पे आए, निम्न में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है? आप लोगों को बताना है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता के लिए उत्तर करिए। अब आप लोग कुछ ऐसा लिखने लगते हैं जिसको मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि आप लोग क्या लिख रहे हैं। आप लोगों की इंग्लिश जो है वो कई बार मेरे लिए पढ़ने में थोड़ा सा मुझे असुविधा होती है। चलिए, अस्थिरता, अस्थायित्व, अहस्तांतरीकरण और जो है अन उत्तरदायित्व, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लिए आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। विशेषता आप लोगों से पूछी गई है, तो जो है दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो है वो अस्थायित्व पाया जाता है। अस्थायित्व क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो है दोस्तों इसमें विभिन्न पार्टियों के माध्यम से न ही जो है वो आपके गठबंधन की सरकार इसमें बनती है, और न ही जो है दोस्तों ये उत्तरदायित्व का सिद्धांत यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे एक बार सरकार चुन ली गई तो वो सरकार 4 वर्ष कार्य करेगी, कहीं पर भी जो है उसमें कोई समस्या नहीं है। बी विकल्प आपका जो होगा वो में सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, किसका संबंध शक्ति विभाजन की अवधारणा से है? आप लोग बताएंगे दोस्तों, शक्ति विभाजन की अवधारणा किसके द्वारा जो है वो प्रस्तुत की गई थी? चलिए प्रमोद जी, आपका कमेंट पढ़ने का प्रयास करता हूँ। पैरेटो, मोस्का, राइट मिल्स और मैनहीम, चारों में से आप किसी एक को चुनिए, तब तक जो है आपका कमेंट लेता हूँ।
जी, कार्टिस की आप बात कर रहे हैं कि द्वैध शासन का जनक है, बिल्कुल। चलिए तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए, शक्ति विभाजन के लिए। पुस्तक का भी नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा तेजी से, तेजी से दोस्तों। चलें, तो जो लोग इसमें सी राइट मिल की बात कर रहे होंगे दोस्तों, द पावर एलिट पुस्तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है आपके सी राइट मिल के द्वारा दिया गया था दोस्तों, पावर एलिट में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है, निम्न में देश में संविधान में संशोधन जनमत संग्रह द्वारा किया जाता है। जनमत संग्रह के द्वारा जो है वो चलेंगे। चलिए बिल्कुल, जनमत संग्रह के लिए उत्तर करेंगे दोस्तों सभी लोग। स्विट्जरलैंड, यूके, यूएसए और इनमें से कोई नहीं। चलें, तेजी से आप लोगों का उत्तर ए विकल्प के लिए आ रहा है, स्विट्जरलैंड के लिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और आपके प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देशों में जो है दोस्तों क्या हो सकता है, जनमत संग्रह के माध्यम से संशोधन हो सकता है, जनमत संग्रह के माध्यम से संविधान में संशोधन हो सकता है। लेकिन जो है दोस्तों भारत में संविधान संशोधन की यदि बात की जाए, भारत में जो है वो संविधान संशोधन संविधान के माध्यम से भारतीय संविधान में उपबंधित अनुच्छेद 368 में जो प्रावधान है के माध्यम से ही जो है वो संशोधन किया जा सकता है। जनमत संग्रह भारत में नहीं कराया जा सकता है, सिर्फ जो है वो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश है वहीं पे जनमत संग्रह हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल जो है वो आपका स्विट्जरलैंड है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है। आप लोगों को बताना है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव, शासन में स्थिरता, में शीघ्रता, विधायिका दलीय अनुशासन से कम प्रभावित होती है। आप लोग उत्तर करेंगे इसके लिए तेजी से। चलें, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस प्रश्न को हम लोग पहले भी कर चुके हैं। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो है वो आपका समन्वय का अभाव पाया जाता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, और वहीं जो है हम संसदीय शासन प्रणाली में बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपके विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय आवश्यक होता है संसदीय शासन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा संसदात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है। आपको बताना है दोस्तों, संसदात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण कौन सा नहीं है। नाम मात्र का अध्यक्ष, कार्यपालिका का कार्यकाल, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, और आपको जो है सामूहिक उत्तरदायित्व दिया है। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलें, चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों से एक बार फिर से निवेदन है, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आवश्यक जरूर कर लीजिए। चले, उत्तर करिए आप लोग। चलिए, तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो कार्यपालिका के निश्चित कार्यकाल के लिए उत्तर कर रहे हैं दोस्तों। तो संस्थात्मक शासन व्यवस्था में जो अधिकतम कार्यकाल है, यदि भारत के ही एग्जाम्पल को हम लोग ले लें दोस्तों, 5 वर्ष का अधिकतम कार्यकाल है। लेकिन जो है दोस्तों यह निश्चित नहीं है, क्योंकि 5 वर्ष से पहले भी जो है वो सरकार को गिराया जा सकता है। तो इसमें जो है वो निश्चित कार्यकाल नहीं पाया जाता है आपके संसदात्मक शासन व्यवस्था में। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो है दोस्तों सरकार का उत्तरदायित्व नहीं होता है अपने निचले सदन के प्रति, वहीं जो है वो आपके संसदात्मक शासन व्यवस्था माफ करेंगे, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व नहीं पाया जाता है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व पाया जाता है। और उस उत्तरदायित्व की पूर्ति न होने पर सरकार 5 साल से पहले भी गिर सकती है। तो ये निश्चित कार्यकाल जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न जो होगा बी विकल्प के साथ ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता कौन है। बर्क, थॉमस हेयर, बेंथम और लास्की। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सभी लोगों से निवेदन है तेजी से उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता कौन है। किसने किया था अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादन।
चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। तो इस प्रश्न में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप सभी लोगों का उत्तर बी विकल्प के लिए आ रहा है, थॉमस हेयर के लिए। चलिए, तो जो लोग इसमें थॉमस हेयर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जो होगा वो आप लोगों का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। थॉमस हेयर की पुस्तक है दोस्तों, पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, जिसमें जो है वो आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो है वो सिद्धांत दिया था। पुस्तक का नाम है द मिशनरी रिप्रेजेंटेशन, द मिशनरी मशीनरी रिप्रेजेंटेशन पुस्तक का नाम है, जिसमें इन्होंने जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो है वो जिक्र किया है। आप सभी लोग इस प्रश्न में ध्यान रखेंगे। थॉमस हेयर की पुस्तक द मशीनरी रिप्रेजेंटेशन, नोट कर लीजिएगा, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। द मशीनरी रिप्रेजेंटेशन पुस्तक किसकी है, पूछ लिया जाए या आपसे पूछ लिया जाए कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है वो किस पुस्तक में दिया था थॉमस हेयर ने, तब भी आपको याद रहना चाहिए मशीनरी रिप्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने कहा था दोस्तों? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों को पढ़िए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलेंगे, चलिए, भारतीय अशांति का जनक। चलें, तो इस प्रश्न में कुछ नहीं है, सभी लोगों ने पढ़ा है दोस्तों। वैलेंटाइन सिरोल को जो है वो कहा जाता है, माफ करेंगे, वैलेंटाइन सिरोल ने जो है वो बाल गंगाधर तिलक को जो है वो भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था। माफ करेंगे, इन्होंने जो है वैलेंटाइन सिरोल महोदय ने जो है वो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था, क्योंकि जो है बाल गंगाधर तिलक एक उग्र और राष्ट्रवादी नेता के रूप में जाने जा रहे थे भारतीय जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में, जिसकी वजह से, इनकी उग्रता की वजह से जो है इनको भारतीय अशांति का जनक आपके वैलेंटाइन सिरोल ने कह दिया। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं। किसके प्रति जो होते हैं कैबिनेट के प्रति सदस्य जिम्मेदार? राष्ट्रपति के प्रति होते हैं, व्यक्तिगत रूप से विधायिका के प्रति होते हैं, सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति होते हैं और मतदाताओं के प्रति। चारों में से किसी एक प्रश्न के लिए आप लोग किसी एक विकल्प का चुनाव करेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। चलेंगे सभी लोग। अध्यक्षात्मक शासन में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं। साथ में आप लोग बता दीजिए कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो है कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति जिम्मेदार? तेजी से उत्तर करिएगा। आप सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न में तो राष्ट्रपति के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं, ये विकल्प आपका बिल्कुल, लेकिन आपको बताना है संसदीय शासन व्यवस्था में जो है वो कैबिनेट के सदस्यों की जिम्मेदारी पूछ रहा हूं दोस्तों। चलें, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कैबिनेट जो होती है दोस्तों वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हमेशा लोकसभा का चुनाव करेंगे। लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है वो आपके भारत में पाया जाता है। चलें, तो आपका उत्तर इस प्रश्न में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जो है संसदीय शासन व्यवस्था में या संघात्मक शासन व्यवस्था में आपके लोकसभा या निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो आपको दिया, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर संचालित होती है? शक्ति विभाजन, शक्ति पृथक्करण, शक्ति सम्मिलन और शक्ति संतुलन। तेजी से उत्तर करेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लिए। जी, आर्टिकल 75C 75C में जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व का सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। चलें, आप लोग उत्तर करेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में किस शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर जो है वो संचालित होती है? सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए।
जितनी तेजी से संभव हो सके आप लोग उतनी तेजी से उत्तर। चलें, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें जो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में आपका जो है विस्तृत शक्तियों का पृथक्करण किया गया है दोस्तों। कोई किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। सीधा सा बस एक चीज याद रखिए, कोई किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। चलें, कनक जी, कनक द्विवेदी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट डे आपने ज्वाइन किया है, नियमित रूप से ज्वाइन करें। तो आपके जो है दोस्तों शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। चलें चलें अभी उत्तर करें। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? आप लोग उत्तर करेंगे शासन एवं राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान होता है, शासन का प्रधान होता है, या राज्य का प्रधान होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, संसदीय शासन व्यवस्था में बात बताइए आप लोग। अध्यक्षात्मक में यदि आप लोग बात कर रहे हैं तो आपके राज्य और शासन दोनों का प्रधान होता है। वहीं हम लोग जो है संघीय शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं। संघीय शासन व्यवस्था में जो है दोस्तों राज्य का प्रधान कौन होगा और जो है दोस्तों शासन का प्रधान कौन होगा? दोनों के लिए उत्तर करिए आप सभी लोग तेजी से, राज्य के लिए और शासन के लिए। चलें सभी लोग उत्तर करें। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आपका उत्तर बिल्कुल सही है, राज्य और शासन दोनों का प्रधान होता है। संघीय शासन व्यवस्था में जो है दोस्तों राज्य का प्रधान कौन होता है और शासन का प्रधान कौन होता है? तेजी से उत्तर करिए। अरे जी, पीजीटी की कट ऑफ कितनी जाती है मैटर ये नहीं है, आप अपनी तैयारी करिए। सिलेक्शन के लिए आप मैक्सिमम गेन करने का प्रयास करिए। इस बार यदि आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको जो है दोस्तों 110 नंबर ले आना पड़ेगा, यदि श्योर सिलेक्शन पाना है तो। 105 से 110 के बीच में यदि आप नहीं रहेंगे तो सिलेक्शन जो होगा आपका मुश्किल हो जाएगा। वो भी सब्जेक्ट और सीट पे जो है वो डिपेंड करता है। 105 से 110 के बीच में आपको रहना ही पड़ेगा। इतने प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे। यदि इतना नहीं कर पाते हैं तो मुश्किल हो सकता है या समस्या खड़ी हो सकती है। तेजी से उत्तर करिए आप लोग। चलिए, अफसाना जी ने लिखा है राज्य का जो है वो प्रेसिडेंट होता है और शासन का पीएम। जी बिल्कुल, तो राज्य का प्रधान जो होता है वो आपका राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट होता है, और जब शासन की बात करते हैं तो शासन का जो प्रधान होता है संघीय शासन व्यवस्था में वो आपका प्रधानमंत्री होता है। दोनों को याद रखेंगे। भारत के एग्जाम्पल को लेते हुए आप लोग समझिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलें, कमो जी कह रहे हैं इन प्रश्नों को लास्ट में करें प्लीज। जी बिल्कुल, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य दोष क्या है आप लोगों को बताना है दोस्तों। मुख्य दोष बताना है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो है वो समन्वय का अभाव, राष्ट्रपति के जो है वो तानाशाह बन जाने की आशंका, जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों का जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि न होना, और युद्ध में जो है संकट में अनुपयुक्त होना। इस प्रश्न को जानबूझ के जो है फिर से मैंने रिपीट करवा दिया है, तो आप लोग इसमें ए विकल्प का चुनाव, आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इसमें जो अन्य 3 विकल्प दिए हैं उसके लिए मैंने इसको जो है वो दोबारा रिपीट कराया प्रश्न। दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्योंकि जो है वो आपके राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी के नियंत्रण में नहीं होते हैं, इनके ऊपर जो है किसी का नियंत्रण कार्य नहीं करता है। एक बार जो है यदि चुन लिए गए तो इनको जो है वो महाभियोग के आधार पे जो 3 आधार दिए गए हैं, अभी वो भी प्रश्न आगे आएगा, 3 आधार पे जो है वो आपके अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अर्थात अमेरिका में राष्ट्रपति आधारों पे हटाया जा सकता है। लेकिन जो है दोस्तों इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि ये तानाशाह बन जाए तो इसको कोई भी जो है वो उनकी तानाशाही को नियंत्रित करने वाला नहीं है। भारत में जो है संघीय शासन व्यवस्था में देखेंगे तो जो है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा 2 तरीके के 2 सदन पाए जाते हैं, और ये जो है दोस्तों दोनों क्या करते हैं, आपके
राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को जो है वो उनकी शक्तियों को सीमित करने का या उनको नियंत्रित करने भर की शक्ति रखते हैं, लेकिन आपके अमेरिका में ये संभव नहीं है। दूसरा दिया मंत्रिमंडल के सदस्य का जनता द्वारा निर्वाचित ना होना। मंत्रिमंडल के सदस्यों का जो चुनाव करता है दोस्तों राष्ट्रपति स्वयं करता है। किसी को भी जो है दोस्तों मंत्रिमंडल के जो है वो मंत्रिमंडल में अपने चुन सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये अपने सदस्यों का चुनाव स्वयं करता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। बाकी आपको जो है दोस्तों आप सभी को पता है कि जब हम जो है भारत की बात करेंगे या संघीय व्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव जो है राष्ट्रपति न करके प्रधानमंत्री करता है, और आपके अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो है वो राष्ट्रपति करता है। इस चीज को अंतर को ध्यान रखिएगा। युद्ध और संकट काल में जो है अनुपयुक्त है, क्योंकि युद्ध और संकट काल में जो है अकेले डिसीजन लेना पड़ जाता है। यहाँ पे जी ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य तीनों विकल्पों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। यदि यहाँ से कोई प्रश्न बन जाता है तो आप लोग उसको भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों युद्ध और संकट काल की स्थिति में जो है वो सबसे अनुपयुक्त इसलिए होता है क्योंकि जो है वो जल्दीबाजी में कोई फैसला लिया जा सकता है। जल्दीबाजी में क्योंकि जो है दोस्तों किसी से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं जो है हम संघीय व्यवस्था में देखेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलके जो है दोस्तों फैसला करती हैं किसी कार्य को करने के लिए। लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में सिर्फ राष्ट्रपति जिम्मेदार होता है। तो वो जो यदि जल्दीबाजी में कोई फैसला ले लेता है तो वो जल्दीबाजी का फैसला गलत भी हो सकता है, इसलिए युद्ध और संकट काल के लिए इसको उपयुक्त जो है वो नहीं माना जाता है। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। माफ करेंगे, ये संकट काल में अनुपयुक्त होना जी। तो आपका जो होगा इस प्रश्न में ये तीनों विकल्प को आप लोगों को ध्यान रखना है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के जो है क्या लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, जी बिल्कुल आपके सिलेबस में है लिबरल थियरी। देखिए अगला प्रश्न आ जाए। आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता इसमें से क्या नहीं है दोस्तों? आपको राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता, महाभियोग की प्रक्रिया, सामूहिक उत्तरदायित्व या उपरोक्त में से कोई नहीं। तेजी से उत्तर करेंगे क्या नहीं है इसमें, चलेंगे। चलें तो प्रश्न आप सभी लोगों के लिए आसान हो गया है। हम लोगों ने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से बहुत चीजों को देख लिया है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व तो यहाँ पे नहीं पाया जाता है। बाकी जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो अध्यक्ष है उसके ऊपर चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। ये आपके जो है बिल्कुल सही दिया है। सिर्फ एक जो है सामूहिक उत्तरदायित्व आपको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नहीं मिलेगा। आपको सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है दोस्तों वो आपको संघीय संविधान में देखने को मिलेगा। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे सी विकल्प के साथ, जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य जो है वो आपके शक्तियों का बंटवारा किया गया हो। चलिए, अध्यक्षात्मक शासन में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आप लोगों को बताना है। मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, मंत्री व्यवस्थापिका की कार्यवाही में भाग लेते हैं, और मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए आप सभी लोग। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वीडियो को बस देख रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। बहुत सारे लोग तो आ रहे हैं बस देखने कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आते हैं, देखते हैं 2 मिनट और उसके बाद से जो है वो चल देते हैं। तेजी से उत्तर करिएगा इस प्रश्न। अध्यक्षात्मक शासन में क्या सही नहीं है? क्या सही है आप लोगों से? चलें बिल्कुल। तो जो लोग इसमें जो है बात कर रहे हैं मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अपने मंत्रियों का चुनाव जो है ये राष्ट्रपति स्वयं करता है। और जब ये स्वयं करेगा, किसी को भी चुन सकता है, तो ये जो है दोस्तों इसके प्रति जो है ये इन्हीं के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। आपका उत्तर डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है जी, अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों कि अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है,
दूसरा दिया है मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा दिया है मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के दोनों सदन उत्तरदायी होती है और राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तेजी से उत्तर करेंगे अध्यक्षीय सरकार के। भारत का राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत में राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी है? आप लोग एक बार कमेंट बताइएगा। चलिए, राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोस्तों राष्ट्रपति चूंकि सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है, तो ये इसका उत्तरदायित्व जो है वो जनता के प्रति ही। आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर डी विकल्प। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, चलें थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ। आपको जो है असत्य कथन को पहचानना है। इसमें से असत्य कथन पहचानिएगा तेजी से। निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन असत्य हैं? फॉल्स स्टेटमेंट को पहचानना है आपको। अमेरिका के राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के लिए अनेक बार जो है चुनाव लड़ सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते रहते हैं। दिया है राज्यसभा को 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। और चौथा आपको दिया है दोस्तों, अमेरिका में अवशिष्ट राज्यों है विहित होती है। सर आप लोग तेजी से करेंगे दोस्तों। चलें, जितनी तेजी से संभव हो सके उतनी तेजी से उत्तर करिएगा। सत्य कथन का चुनाव करना है आप लोगों को। चलें, तो इसमें कुछ लोग ए विकल्प, कुछ लोग बी विकल्प, कुछ लोग सी विकल्प, कई सारे विकल्प का आप लोग चुनाव कर रहे हैं। चलिए, तो दिया है दोस्तों, हमें असत्य कथन आपको पहचानना है। पहले प्रश्न को ध्यान रखेंगे, उसके बाद उत्तर करेंगे। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के लिए अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं। जी नहीं, 2 बार से अधिक जो है वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है और नहीं 2 बार से अधिक राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है अमेरिका में। भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते रहते हैं। जी नहीं, इसमें लिखा है भेजते रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति तरीके का संदेश नहीं भेजते हैं। बाकी आपको दिया है राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष पे। 2/3 नहीं दोस्तों, 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 वर्ष पे राज्यसभा के रिटायर होते हैं भारत में। अमेरिका में जो है दोस्तों, तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में, अवशिष्ट शक्तियों की बात की गई है दोस्तों कि राज्यों में नहीं है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है यहाँ पे। अवशिष्ट शक्तियां अमेरिका में जो है वो राज्यों के पास हैं। नहीं, जब हम अवशिष्ट शक्तियों की बात करते हैं भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो है दोस्तों के पास हैं। भारत में अवशिष्ट आपके केंद्र के पास हैं। अवशिष्ट विषयों पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो भारत में केंद्र सरकार के पास है और अमेरिका में जो है वो राज्यों की सरकारों के पास है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 1, 2, 3 असत्य है, तो 1, 2, 3 बी विकल्प के साथ आप लोग जाएंगे। चलेंगे, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिया है, थोड़ा सा इस प्रश्न को मुझे छोटा करना पड़ जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं है, जस्ट कर देता हूँ। चलें, प्रश्न, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में आपको कथन दिया है, आप लोग तेजी से पढ़ेंगे और उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आपको दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति केवल 2 बार पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। आपको दिया है दोस्तों, देशद्रोह, घूसखोरी तथा अन्य अपराधों के लिए उस पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। तीसरा दिया है महाभियोग प्रस्ताव की सुनवाई अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। और आपको चौथा दिया है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों एक ही राज्य से हो सकते हैं। आप लोग तेजी से अपना किसी एक विकल्प का चुनाव कर लीजिए और उत्तर कर दीजिए कौन सा इसमें से सही होगा। चलेंगे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है।
चलें, लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। सही पूछा गया है, कौन सा सही है? चलिए, तो सभी लोगों ने जो है अपना उत्तर भेज दिया है, जितने लोगों की इच्छा थी। बाकी जिनकी इच्छा नहीं है वो उत्तर नहीं भेज रहे हैं। तो चलिए, आपको दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति केवल एक बार जो है दोस्तों पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। केवल एक बार जो है ये पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है, आपको इसमें दिया है। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक बार जब निर्वाचित होगा, समझ लीजिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए, जब एक बार निर्वाचित होगा दोस्तों, तभी जो है इसको पुनर्निर्वाचन तभी होगा जब एक बार निर्वाचित हो। तो जब एक बार निर्वाचित हो गया तो उसकी काउंटिंग एक हो गई, और जब एक बार पुनर्निर्वाचित होगा तो फिर से एक कार्यकाल काउंट हो जाएगा। टोटल 2 कार्यकाल होता है, आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपका जो है पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही दिया है। देशद्रोह, घूसखोरी और अन्य अपराधों के लिए जो है उस पर महाभियोग चलाया जाता है। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति पे मैंने आपको पहले ही बताया है, देशद्रोह, घूसखोरी और अन्य कोई जघन्य यदि अपराध वो कर देता है, ऐसी स्थिति में इन 3 आधारों पे जो है वो आपके राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, महाभियोग प्रस्ताव की सुनवाई की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के जो है वो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। बिल्कुल की जाती है दोस्तों, आपके उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही जो है आपके इसके लिए सुनवाई करेगा महाभियोग के प्रस्ताव पे। आपको चौथा दिया है दोस्तों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों एक ही राज्य से हो सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखेंगे, अमेरिका के चुनाव में जो है वो राज्यों का विभाजन नॉर्थ और साउथ के रूप में किया जाता है, नॉर्थ और आपके साउथ के रूप में। तो जो है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति नॉर्थ स्टेट से चुना जाएगा तो उपराष्ट्रपति साउथ स्टेट से चुना जाएगा। दोनों को जो है दोस्तों एक ही स्टेट से नहीं चुना जा सकता। तो आपका प्रेसिडेंट जो होगा वो नॉर्थ से होगा, तो आपका वाइस प्रेसिडेंट जो होगा दोस्तों, वो आपका वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो साउथ स्टेट से होगा। चले, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आपका 1, 2, 3 सही है, ए विकल्प के साथ जाइएगा। क्लियर है? कोई इसमें समस्या आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है कनाडा में, अमेरिका में, नाइजीरिया में, ऑस्ट्रेलिया में। तेजी से उत्तर करेंगे आप लोग, तेजी से। चलें, संविधान आप लोगों के ज्यादा तैयार है लग रहा है, संख्या आप लोगों की बता रही है कि जो है विभिन्न देशों के संविधान को जो है तुलनात्मक रूप से आप सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों का तैयार है। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। पहले ही बताया था मैंने दोस्तों आप सभी को कि जो है भारतीय संघीय व्यवस्था जो है वो हम लोगों ने कनाडा से अडाप्ट किया था। आपका उत्तर जो होगा वो कनाडा के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ नहीं है प्रश्न। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से आपको एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, किस देश में आपको बताना है दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? आपको फ्रांस, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया दिया है। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। किस देश में जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, यानी संघीय शासन व्यवस्था आप लोगों से पूछा गया है। चलें, ए विकल्प, डी विकल्प। चलें, तो एकात्मक शासन व्यवस्था की बात की जा रही है दोस्तों, कहाँ पे नहीं है, मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो आपके ऑस्ट्रेलिया में आपको जो है संघात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलेगा। केंद्र और राज्य 2 स्तरों पे सरकार आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। न ही आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा, न ही आपको चीन में देखने को मिलेगा, और न ही आपको जापान में देखने को मिलेगा। यहाँ ये इन सभी देशों में जो है दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो सरकार की जो संरचना है वो आपके केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र प्लस राज्य, यहाँ पे जो है संघात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलेगी। आपका डी उत्तर होगा सही। ये विकल्प के साथ है या अन्य विकल्प के साथ ना जाएं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, इसने जो है एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में की है।
एकात्मक राज्य के लिए आप लोग बताएंगे दोस्तों। कहा था कि एकात्मक राज्य जो है केंद्रीय सरकार के अंतर्गत राज्य है। आपको स्ट्रास, गार्नर, विलोबी और फाइनर दिया है। तेजी से आप लोग उत्तर कर दीजिए इस प्रश्न के लिए दोस्तों, जिससे संभव हो सके। चलें, स्ट्रॉक, गार्नर, विलोबी और फाइनर। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। पहली बार यदि चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। नियमित रूप से आपको जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेशन मिलेगा 7 दिन। और कल आप लोगों को बता दूं दोस्तों, कल मैराथन के लिए आप लोग तैयार हैं? भारतीय संविधान के मैराथन के लिए कितने लोग भारतीय संविधान के मैराथन के लिए जो है वो पक्ष में है कि कल भारतीय संविधान का मैराथन करके, और एक पार्ट में हम लोग जो है वो भारतीय संसद तक पहुंच गए थे, अब दूसरा मैराथन यदि हम लोग करेंगे तो भारतीय संविधान को पूरा खत्म कर देंगे। कितने लोग इसके जो है वो समर्थन में है? चलिए, जो लोग इसमें स्ट्रॉक की बात कर रहे होंगे सभी लोगों का उत्तर सही हो जाएगा आपको दोस्तों। एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में जो है एकात्मक राज्य की परिभाषा आपके स्ट्रॉक महोदय के द्वारा दी गई है। आप लोग इस विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कश्यप जी पूछ रहे हैं टाइम क्या होगा? टाइम वही 12 बजे से रखा जाएगा। टाइम के लिए अभी सेशन के लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। वर्तमान समय में जो है संवैधानिक राजतंत्र है। पिछली क्लास 12 बजे से हुई थी। आप लोग जो है अभी आप लोगों से सेशन के लास्ट में बात करेंगे कि टाइमिंग, सबसे उपयुक्त टाइमिंग क्या हो सकती है, उसके आधार पे। चले, अभी फिलहाल के लिए 12 बजे से है, बाकी क्या होता है आगे देखा जाएगा, परिवर्तन होगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब किए हैं तो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा। चलिए आ जाइए। आपको संवैधानिक राजतंत्र दिया है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है आपके इंग्लैंड में देखने को मिलती है आज भी। जो है दोस्तों यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो आपके स्थानुगत रूप से यानी राजा ही होता है। तो आप लोग इस प्रश्न में संवैधानिक राजतंत्र के लिए आप लोग अपना उत्तर जो है चुनेंगे। बस अंतर बस ये है दोस्तों, पहले के राजतंत्र और आज के राजतंत्र इंग्लैंड के जो है दोस्तों, भारत में जब राजतंत्र पाया जाता था या दुनिया के अब विभिन्न देशों में, तो जो है दोस्तों कोई संविधान अस्तित्व में नहीं था। बस अमेरिका, इंग्लैंड के संदर्भ में बस इतना है कि वहाँ पे जो है दोस्तों सारे कार्य जो है वो संविधान के माध्यम से किए जाते हैं। हालांकि अध्यक्ष जो होता है वो आपका वंशानुगत होता है। तो संवैधानिक राजतंत्र इसलिए कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित संविधान का उदाहरण है? आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न में। विकसित संविधान का उदाहरण कौन सा है? तेजी से उत्तर कर दीजिए आप सभी लोग। चलें, विभिन्न जो है व्यवस्थाओं और विभिन्न देशों के संविधान में जो है मुझे आज ये प्रतीत हुआ है कि आप लोगों की रुचि नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, यहीं छोड़ेंगे आज ही के बाद। कल से फिर आ जाएंगे आपके पॉलिटिकल थॉट पे। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। विकसित संविधान या ऐतिहासिक संविधान जो है दोस्तों आपका ब्रिटेन का है, क्योंकि जो है ये संविधान लिखित नहीं है। इसमें जो है यहाँ के इंग्लैंड की जो परंपरा है, जो प्रथा है, उसके आधार पे ये, और साथ में कोर्ट के डिसीजन, परंपरा प्रथा से विकसित हुआ। और बाद में जो है दोस्तों ये जो यहाँ के कोर्ट का जो फैसला हो आता रहता है उसको भी जो है उसमें शामिल किया जाता है, इसलिए उसको विकसित संविधान कहा जाता है। परंपरा और प्रथा के माध्यम से ही विकसित हुआ है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया, निम्न में से कौन विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है? विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध किसका है? सैनिक विधि का, न्यायिक सर्वोच्चता का, संविधानवाद का, या आपके शक्ति पृथक्करण का? तेजी से उत्तर करेंगे। विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध किसका है? जी, भारत और अमेरिका का संविधान जो है वो निर्मित संविधान है, संविधान सभाओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। लेकिन जो है वो आपके इंग्लैंड के संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा ने नहीं किया था। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों।
घनिष्ठ संबंध के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। विधि का शासन, जहाँ पे संविधान होगा, संविधान के माध्यम से ही विधियों का निर्माण किया जाता है, तो विधि के शासन का घनिष्ठ संबंध जो है वो आपके संविधानवाद से है। आप लोग इस प्रश्न में जो है सी विकल्प का चुनाव करेंगे, आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये विधियां जो है दोस्तों किसका अंग है? इस संविधान का ही अंग है, संविधानवाद के अंतर्गत ही आती हैं, संविधान के माध्यम से ही जो है वो विधियों का निर्माण किया जाता है। तो आप लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर आप सभी लोगों का जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला दिया है आपको सूची के रूप में, आपको शासन प्रणाली और उसके आवश्यक गुण दिए हुए हैं। कैबिनेट शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली। तो आप लोग तेजी से इसके लिए को सुमेलित कर दीजिए। शक्ति पृथक्करण, सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का संकेंद्रण, शक्ति विभाजन और प्रशासकीय विधि। तेजी से उत्तर करेंगे आप लोग इसको सुमेलित करके। कौन सा विकल्प जो होगा आपका सुमेलित होगा इसमें? चलें, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है। कैबिनेट शासन प्रणाली जो है दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था में जो है आपको उत्तरदायित्व का सिद्धांत देखने को मिलता है। वहीं हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है वो आपको शक्तियों का पृथक्करण देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी किसी के प्रति जो होता है वो उत्तरदायी नहीं होता है। आपके संघात्मक शासन व्यवस्था की यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो जो है संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के रूप में शक्तियों का जो है वो विभाजन किया जाता है। और एकात्मक शासन प्रणाली की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है वो शक्तियों का संकेंद्रण पाया जाता है। किसमें? आपके प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न में आपका उत्तर जो बनेगा ए का 2 बी का 1। ए का 2 और बी का 1 जो है सिर्फ एक विकल्प में आपके दूसरे विकल्प में दिया है, तो आप लोग इसमें जो है वो दूसरे विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, तो उत्तर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण है। फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध का कारण आप लोगों को स्पष्ट करना है दोस्तों। चलें, थोड़ा तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलिए, तो इस प्रश्न में जो लोग सी विकल्प की बात कर रहे होंगे, एक मिलूजुली राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली की सरकार, दोस्तों इसको क्वासी प्रेसिडेंशियल या जो है आपके क्वासी जो है वो क्या कहेंगे, क्वासी प्रेसिडेंशियल या क्वासी पार्लियामेंट्री शासन कहा जाता है। क्योंकि जो है दोस्तों यहाँ पे आपके राष्ट्रपति यानी एकात्मक शासन व्यवस्था और जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था, दोनों के गुण यहाँ पे फ्रांस में पाए जाते हैं। आप सभी लोग जो है इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाइएगा, दोनों के गुण एक साथ पाए जाएंगे। जी बिल्कुल, शासन की प्रयोगशाला भी जो है वो कहा जाता है फ्रांस को, तो उत्तर सी विकल्प के लिए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अब अगला प्रश्न जो होगा अब हमारा नहीं आएगा, इस प्रश्न को हम लोग यहीं पे आज का सेशन जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को सेशन जो है वो कैसा लगा आप लोग जरूर एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी कल के जो है वो मैराथन क्लास के बारे में टाइम डिसाइड कर लेते हैं आप लोग। मेरे तरफ से जो आप लोगों को टाइम स्लॉट दिया जा रहा है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को सेशन करा सकता हूँ 12 बजे से, 12 बजे से जो है दोस्तों आपके 11 या 12 बजे से आप लोगों को जो है दोस्तों 6 बजे तक, 12 से 6 यदि आप लोग कर सकते हैं तो 12 से 6 करेंगे। यदि 12 से 6 में सबसे उपयुक्त समय यही है कि 12 से 6 हम लोग कर लें। या हम लोग जो है दोस्तों सुबह कर सकते हैं 10 बजे से लेके जो है वो 3 बजे तक, 10 बजे से 3 बजे तक या 12 बजे से 6 बजे तक। चलें, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। जिन लोगों ने जो है वो लाइक और शेयर नहीं किया उन सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो लाइक और शेयर करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलें, रवि तिवारी जी कह रहे हैं सर 1 बजे से रखें।
चले चले। चलिए तो फिलहाल के लिए अब आप लोग अनुमति दे दीजिए मुझे। कल आप लोगों की क्लास शेड्यूल हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को यदि आपने दबाया है तो आप लोग जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिलहाल 12 सवा 12 बजे आप लोग जो है एक बार चैनल पे विजिट जरूर कर लीजिएगा, आप लोगों को सूचना वहाँ से मिल जाएगी। 12 सवा 12 बजे के आसपास आपको सूचना मिल जाएगी यदि क्लास शुरू हो गई रहेगी तो। क्लास को मैं यदि 12 बजे से करना होगा तो मैं आप लोगों की क्लास जो है वो 10 बजे शेड्यूल कर दूंगा। 10 बजे से आपको यूट्यूब पे क्लास दिखने लगेगी कि क्या बजे से होगी क्लास। अच्छा जी, अफसाना जी कह रही हैं कि कल 1 बजे बगैर फॉरेन जा रहे हैं। चलिए तो आप 1 बजे के बाद जब वो निकल जाएंगे तब आप जुड़ जाइएगा, और यदि नहीं जुड़ पाती हैं तो आप बाद में देख लीजिएगा सेशन। चलिए फिलहाल अब आप लोग अनुमति दे दीजिए दोस्तों, आप लोगों से कल मिलते हैं आपके मैराथन क्लास में। तो जब कल आपकी मैराथन क्लास होगी तो रात की क्लास नहीं होगी, आप लोग इस ध्यान रखिए, क्योंकि 12 से 6 बजे तक यदि आपकी क्लास लूँगा तो फिर 9 बजे से क्लास लेने की स्थिति में नहीं रहूँगा। तो आप लोग जो है दोस्तों, कल आपके 9 बजे की क्लास बंद रहेगी, हम लोग दिन में मैराथन क्लास करेंगे। और यदि किसी कारणवश आपकी मैराथन क्लास नहीं हो पाती है, यदि किसी कारणवश आपकी मैराथन क्लास नहीं हो पाती है तो 9 बजे की क्लास यथावत आप लोगों की चलिए फिलहाल के लिए आप लोग अनुमति दीजिए, आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों कल। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि।